दुनिया के बेहतरीन प्ले राइटर में से एक जॉर्ज बर्नार्ड शो जब डेथ बेड पर अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, तब उन्हें किसी ने पूछा कि अगर आपको अपनी लाइफ जीने का दूसरा मौका मिलेगा तो आप क्या करोगे। तब उन्होंने एक लंबी सांस लेते हुए कहा कि मैं वो इंसान बनता जो मैं हमेशा से बनना चाहता था, पर इस भागदौड़ भरी जिंदगी जीने में कभी बन नहीं पाया। ऑथर रॉबिन शर्मा चाहते हैं कि कहीं ऐसा हमारे साथ ना हो, इसीलिए उन्होंने एक बुक लिखी है, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। ये एक बहुत ही सिंपल टू रीड एंड अमेजिंग बुक है जो आपका लाइफ की ओर देखने का नजरिया ही बदल देंगी। हु विल क्राई व्हेन यू डाई, ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जिसके बारे में आप सोच सकते हो, लेकिन ये सवाल उतना आसान नहीं है जितना ये दिखता है। ये इसके बारे में नहीं है कि कितने लोग आपके फ्यूनरल पे आएंगे या कितने लोग एक्चुअली में रोएंगे। ये इसके बारे में है कि आप आपके मरने के बाद पीछे क्या छोड़ जाते हैं। ये बहुत अलग तरीका है ज़िंदगी को देखने का। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी को एक रेस की तरह देखते हैं, स्टार्ट से फिनिश लाइन तक। ये एक नज़रिया है अपनी ज़िंदगी के अंत को देखने का, फिर उस पॉइंट से समझने का कि आपने आपके प्रेशियस टाइम के साथ क्या किया है। यही आइडिया है रॉबिन शर्मा की बेस्ट सेलिंग बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई इसका। तो आज मैं आपको इसी बुक से 4 लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स बताने वाला हूँ जो आपका लाइफ की ओर देखने का नज़रिया ही चेंज कर देंगी। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, डिस्कवर योर कॉलिंग। रॉबिन शर्मा एक प्रोफेशनल स्पीकर है। वो कई जगह अपने टॉक्स देने जाते हैं और हर जगह उन्हें यही सवाल पूछा जाता है कि मैं ज़िंदगी का मतलब कैसे हासिल करूं, मैं दुनिया में कैसे बड़े काम कर सकूं, मैं अपने लाइफ को कैसे एंजॉय करूं। और रॉबिन शर्मा का हमेशा एक ही जवाब होता है, फाइंड योर कॉलिंग, यानी कि अपनी इकिगाई को जानो। हम सब इस दुनिया में किसी खास मकसद के लिए आए हैं और उस मकसद को पाने के लिए कुदरत ने हमें कुछ खास टैलेंट दिए हैं। इंडियन मैथोलॉजी में एक कहानी है कि हज़ारों साल पहले जो भी इंसान इस धरती पर रहता था वो एक गॉड था जो बहुत ताकतवर था और वो जो चाहे वो हासिल कर लेता था। क्योंकि सब लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगे, इसीलिए जो सुप्रीम गॉड थे उन्होंने उन सब की ताकत उनसे छीन ली और उस ताकत को कहीं छुपाने का फैसला किया। तब सुप्रीम गॉड के एडवाइज़र ने उन्हें अलग अलग सजेशंस दिए। एक ने कहा कि आप इसे ज़मीन के एकदम अंदर छुपा दो। इस पे उन्होंने रिप्लाई दिया कि नहीं, ऐसा करने से कोई ना कोई गहरा गड्ढा खोद के उसे हासिल कर ही लेगा। तो फिर इस पे दूसरे ने कहा कि तुम इसे समंदर की गहराई में डाल दो। तो उस पे उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ना कोई समंदर के तल तक डुबकी लगा के इसे हासिल कर लेगा। तो फिर अगले एडवाइज़र ने कहा कि अच्छा, तो फिर आप उसे दुनिया की ऊंची से ऊंची पहाड़ की चोटी पर रख दो। तो उन्होंने अगेन कहा कि नहीं, कोई ना कोई पहाड़ पे चढ़ के उसे हासिल कर ही लेगा। तो फिर थोड़े टाइम सोचने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस ताकत को, उस पावर को जहाँ रखेंगे वो होगा हर इंसान का दिल, क्योंकि यही वो जगह होंगी जहाँ कोई इसे सर्च करने की कोशिश नहीं करेगा और वो वहाँ सुरक्षित रहेगा। इस कहानी का मेन मकसद है कि आपको समझाना कि हाँ, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ पहले ही से मौजूद है जो सक्सेसफुल बनने के लिए चाहिए। उस ताकत को अनलॉक करने के लिए वो एक काम करना होगा जो मैं आपको इस स्टोरी से बताने वाला हूँ। दोस्तों, चाइना में एक बहुत ही मशहूर कहानी है कि महाराजा के पास एक तलवार तराशने वाला था जिसका काम इतना परफेक्ट था कि लोग उसके काम को देख के हैरान हो जाते थे। 90 साल की उम्र में भी उसके हाथ में उतनी ही परफेक्शन थी और उसका काम उतना ही शानदार था जितना पहले। तो एक दिन महाराजा ने उससे पूछा कि क्या ये तुम्हारा नेचुरल टैलेंट है या इसके पीछे कोई टेक्निक है। तो इस पे तलवार बनाने वाले ने जवाब दिया कि ये सब कंसंट्रेशन का कमाल है। मैं जब 20 साल का था तब से तलवार बनाते आ रहा हूँ, मैं किसी और चीज़ की परवाह ही नहीं करता। कोई चीज़ तलवार नहीं तो मैं उसे देखता भी नहीं, मैं ना ही उस पर अटेंशन देता हूँ। तलवारों को तराशना मेरा मकसद और मेरा पैशन बन गया है। मैं अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ इसी डायरेक्शन में लगाता हूँ और यही मेरी मास्टरी का राज है। तो दोस्तों, इसी तरह दुनिया के दूसरे कामयाब लोग भी अपनी काम की चीज़ पर कंसंट्रेट करते हैं। वो अपने काम में इतना डूब जाते हैं कि दूसरी चीज़ों की उनको परवाह ही नहीं होती। इसी तरह उनका ध्यान दूसरी चीज़ पर नहीं जाता। जब हमारी लाइफ का मकसद क्लियर नहीं होता और हमारी प्रायोरिटी सेट नहीं होती तो हमारा ध्यान भी इधर उधर भटकने लगता है। हम अपने काम की चीज़ में फोकस करने की बजाय दूसरों के काम में अपना वक्त ज़ाया करने लगते हैं। फोकस करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर रखें और कोई भी काम करने से पहले खुद से ये सवाल पूछें कि क्या इस काम में टाइम लगाना मेरे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में मदद करता है। आप अपना टाइम और अटेंशन उसी चीज़ को दीजिए जो आपकी ज़िंदगी को बना सकता है। पॉइंट नंबर 2, मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। इसको हम एक स्टोरी से समझते हैं। एक बार क्या होता है कि 2 पेशेंट साथ में एक हॉस्पिटल का रूम शेयर करते हैं। पहले पेशेंट की आंख में कुछ टेम्पररी प्रॉब्लम आई हुई होती है जिसकी वजह से वो कुछ देख नहीं पा रहा होता है, इसीलिए वो बहुत सैड और गुस्से में रहने लगता है।
ये देखकर उस रूम की विंडो के पास बैठा पेशेंट उससे बातें स्टार्ट करने लगता है और हमेशा उसे हंसाने की कोशिश करता है और पहले पेशेंट को अच्छा फील कराने की कोशिश करता है। वो पहले पेशेंट को अच्छा फील कराने के लिए बोलता है कि मैं अब से खिड़की के बाहर देखूंगा क्या क्या चल रहा है और तुम्हें सभी चीज़ें बताऊंगा, तुम फिक्र मत करो। ऐसे ही वो पहले पेशेंट को कभी बाहर की ब्यूटीफुल सीनरीज के बारे में बताता है तो कभी हॉस्पिटल में आए हुए पेशेंट्स के बारे में बताता है उसे हंसाते हुए। ये सब सुनकर पहले पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही फिर कई दिन और हफ्ते निकल जाते हैं। अब फाइनली पेशेंट की आँख की पट्टी खुलने वाली होती है। अब जिस दिन ये होने वाला होता है उसके एक दिन पहले ही दूसरे पेशेंट की मौत हो जाती है। पहले पेशेंट को बहुत बुरा लगता है, लेकिन इससे ज़्यादा शौक उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि खिड़की के बाहर कोई सीनरी थी ही नहीं, बस एक दीवार थी वहाँ। वो नर्स को पूछता है कि यहाँ दीवार कब बनी, यहाँ से तो अच्छे अच्छे सीन्स दिखते थे जो मेरा दोस्त मुझे बताता था। तब उस नर्स ने कहा कि यहाँ तो पहले ही से दीवार थी, तुम्हारे दोस्त की तो आँख भी नहीं थी, वो तुम्हारा दिल बहलाने के लिए तुम्हें ऐसी चीज़ें बताता था ताकि तुम खुश रह पाओ। तुम्हें खुश देखकर उसे अच्छा लगता था। बोला जाता है कि दर्द शेयर करने से आधा होता है और खुशी शेयर करने से डबल होती है। प्रॉब्लम्स कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपको उसे एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देखना आना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, एवरीडे बी काइंड टू स्ट्रेंजर्स। एल्डस हक्सली एक बड़े नॉवेलिस्ट, राइटर और फिलोसोफर थे। जब उनका आखिरी वक्त आया तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ की स्टडीज़ बस 7 वर्ड्स में कंडेंस करते हुए कहा कि लेट अस बी काइंडर टू वन अनदर। बहुत से लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ फुलफिलिंग होगी अगर वो कुछ बड़ी चीज़ें करेंगे जिससे उनका नाम होगा, चेहरा न्यूज़पेपर और मैगजीन में आएगा। बट सच तो ये नहीं है, क्योंकि एक फुलफिलिंग सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो हमारा दूसरों के साथ काइंड रहते हुए जीना है। क्योंकि याद रखो, किसी इंसान को किसी सेलिब्रिटी की डेथ पर इतना दुख नहीं होगा जितना उस इंसान के खोने पर होगा जो उसके साथ काइंड था, जिसने कभी उसके चेहरे पर मुस्कान लाई थी। पॉइंट नंबर 4, डेवलप एन ऑनेस्टी पॉलिसी। हम सब लोगों ने बचपन में ये कहावत बहुत सुनी है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों ने ये बात इतनी बार सुनी है कि इसका मीनिंग ही ख़त्म हो चुका है। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि लोग ज़्यादा बड़े झूठ नहीं बोलते। बड़े झूठ यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है छोटे झूठ की, जो हम लोग अपने आप को भी बताते हैं और दूसरों को भी। हर बार जब आप बोलते हैं कि मैं कल से हेल्दी खाना खाऊंगा और आप वो नहीं करते, तब आप अपने आप से छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो आपके लिए बहुत डेंजरस होता है। अपने आप से छोटा झूठ बोलने की आदत को तोड़ना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो रॉबिन शर्मा रिकमेंड करते हैं कि आप 7 डे ट्रूथ फास्ट चैलेंज ट्राई करें। इसमें आप 7 दिनों तक सिर्फ सच ही बोलोगे और अपने आप को पकड़ोगे जब भी कभी आप छोटा झूठ बोल रहे हो। ये पॉइंट मुझे जॉर्डन पीटरसन का भी रूल याद दिलाता है, टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। ये थी वो कुछ बातें जो रॉबिन शर्मा ने अपनी बुक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी इसके अंदर बताई है। ये बातें आपको एक सक्सेसफुल फुलफिलिंग लाइफ जीने के अंदर बहुत ज़्यादा काम आएंगी। अप टू एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।